दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल यूथ ग्लोबल स्टडी पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में स्पेशल रेलवे का LP टेक्नीशियन NTPC एंड ग्रुप डी के लिए स्पेशल साइंस प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इससे पहले के वीडियो में एक सेट करवा दिया गया है, तो वो सेट अगर जो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, जो कि एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंस से बहुत ही महत्वपूर्ण सेट होगा। और ये देख सकते हैं कि जो SK झा का जो सेट जो होता है साइंस का, आप लोग खुद ही जानते होंगे कि वह बहुत ही अच्छा मतलब उसका क्वेश्चन रहता है साइंस का, तो उसी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए जो लेटेस्ट अभी सेंटर पे चल रहा है। तो देख सकते हैं ये LP का सेट है। कल जो हम सेट करवाए थे वो था NTPC का, आज LP का। प्रत्येक दिन इस चैनल के माध्यम से हर एक NTPC LP टेक्नीशियन सभी का टेस्ट का डिस्कशन इस पर कराया देगा। और ये आप लोग नए हैं तो इस वीडियो से देखने पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें, ताकि जो भी वीडियो डालेंगे वो आपको जल्दी नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो के माध्यम से प्रत्येक दिन 20 से 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करा दिया जाएगा साइंस का, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए आते हैं, पहले नंबर क्वेश्चन जो है जो सेट चल रहा है उसी से वो क्वेश्चन छाट के ये निकाला गया है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि MnO2 और 4HCl ये दोनों का रिएक्शन करा के MnCl2 और H2O प्लस Cl2 समीकरण बनाया गया। तो दी गई अभिक्रिया का एक उदाहरण है। यह मतलब कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण है? 4 ऑप्शन दिया गया है। तो पहले आप देख सकते हैं कि MnO2 जो है, इससे क्या हुआ, ऑक्सीजन हट गया। यहाँ पर इससे ऑक्सीजन हट के क्या बन गया, MnCl2 बच गया। और इसमें हाइड्रोजन के पास तो ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन इसके पास ऑक्सीजन आ गया, यानी कि जिससे अब जो ऑक्सीजन निकलता है तो उसका क्या होता है, अवकरण होता है। उसका होता है अवकरण होता है। और जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसका होता है ऑक्सीकरण होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक अपकरण हो रहा है इसका और इसका ऑक्सीकरण, यानी कि दोनों अभिक्रिया साथ साथ चल रहा है। जब दोनों अभिक्रिया जब साथ साथ चलता है तो उसी को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका D राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन को सही से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन रहेगा वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाएगा, क्योंकि रटना बिल्कुल भी नहीं है, डायरेक्ट याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आइसोब्यूटेन का IUPAC यानी कि आईयूपैक नाम क्या होता है? तो आइसोब्यूटेन का जो फॉर्मूला पहले होता है, इसका फॉर्मूला होता है C4H10 होता है। ठीक, इसका जब श्रृंखला में इसको जब बनाइएगा तो CH3 इसका पहले बनाइएगा, फिर CH2 बनाइएगा, फिर इसका CH2 बनाइएगा, फिर अगला जो बनेगा CH3 बनेगा। इसका क्या बनेगा, CH3 बनेगा। तो इसीलिए इसको बोलते एक दो को है मिथाइल, इसको बोलते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन बोल सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका C राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो आप लोग पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे, तो ये पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन है। तो पहला नंबर बोल सकते हैं, बोल रहा है कि 4 को ऑप्शन दिया, वो कौन सा इसमें सही नहीं है? तो पहला नंबर बोल रहा है कि सोडियम, मैग्नीशियम और सल्फर आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में से संबंधित हैं। देखिए आवर्त पहले क्या होता है कि जो क्षैतिज जो कतार जो होता है उसी को आवर्त बोलते हैं। जब सोडियम का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा तो 1 पहले ले जाएगा 2, फिर हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा 1, यानी कि इसका 3 होगा। मैग्नीशियम का आता है 12, इसका भी तोड़िएगा तो इसका 2, 8, 2 होगा। सल्फर का भी तोड़िएगा तो इसका हो जाएगा 2, 8 और इसका 16, सल्फर का 16 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, ये तीनों का देख सकते हैं 3 ही इसमें आ रहा है। इसमें भी 1, 2, 3, इसमें भी 1, 2, 3 ही चल रहा है, यानी कि इसमें आवर्त की संख्या कितना हो जाएगा, 3। लेकिन इसमें बोला क्या गया है कि यह चौथे आवर्त में, तो ये बिल्कुल ही गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका है यही राइट हो जाएगा कि ये गलत है। बाकी बात जो पीरियोडिक टेबल जो होता है उसमें समूह की संख्या 18 होता है, आवर्त की संख्या 7 होता है। और आगे बोल रहा है ऑप्शन में कि एक ही समूह में उपस्थित तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, तो ये बिल्कुल ही सही है। और समूह में नीचे की ओर बढ़ने पर कोष की संख्या क्या होता है, बढ़ता है। तो तीनों ऑप्शन सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर है ये इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फूल का सबसे बाहरी आवरण जो जनन अंगों की रक्षा करता है वह क्या कहलाता है? जब कोई भी जो फूल रहता है, जैसे देखिए एग्जाम्पल में बता दे रहे हैं
कोई भी जो फूल हो तो उसका जो सबसे जो बाहरी जो अंग जो होता है, आप देखते होंगे कि यहाँ पर एक हरा जैसा एक पत्ता रहता है, इसी को बोला जाता है बाह्य दलपुंज बन जाता है। और यहाँ पे जो होता है जो यहाँ पे जनन वाला भाग होता है, यहाँ पे ये जो गोल जैसा रहता है ये जो रहता है वह यह अंडा वाला भाग होता है। तो ये वाला जो भाग जो होता है यही बाह्य दलपुंज कहलाता है। यही क्या करता है, उसको जनन जो अंग जो होता है उसकी रक्षा प्रदान करता है। तो यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बाह्य दलपुंज कहेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी कि ये मिलान करने वाला क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं। चलिए पहला क्या है कि नींबू का रस। तो नींबू का रस का पीएच मान कितना होता है, जिसका 2.2 होता है नींबू का रस का पीएच मान। नींबू का जो रस का पीएच मान कितना होता है, ये 2.2 होता है। यानी कि एक का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एक का हो जाएगा सी। दूसरा है जठरस। तो जठरस का पीएच मान जो होता है वह 1.2 होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये सब थोड़ा याद रखना है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका जो पीएच मान होता है वह 10.5 होता है। यानी कि इसका हो जाएगा डी हो जाएगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पीएच मान जो होता है उसका 13 होता है। यानी कि इसका ये हो जाएगा। तो CBD या ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल का है। तो जानते हैं कि रेलवे एग्जाम में न्यूमेरिकल भी बहुत ही उसका महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। तो इसमें दिया गया कि 3 रेजिस्टेंस दिया, यानी 3 को प्रतिरोध दिया हुआ है, जो हर एक 2 ओम के 2 परिमेय में 3 ओम का प्रभावी रेजिस्टेंस पैदा करता है। ठीक है, तो पैदा करने के लिए उसे कैसा जोड़ा जाना चाहिए, यानी कि हर एक 2 ओम का यानी 3 को प्रतिरोध दिया हुआ है। उसमें बोला कि उसको किस तरह से संयोजित करना है कि हमको जो लास्ट में जो होता है वह 3 ओम का प्रतिरोध हमको मिल सके। तो पहले क्या करना है कि पहले 2 मान लो 1 2 और 3 को दिया है, 2 ओम का 3 को प्रतिरोध दिया हुआ है। तो इसको 2 को पहले समानांतर क्रम में जोड़ लेंगे, 1/2 1/2। और एक को जो होता है उसको सीरीज में जोड़ लेंगे, यानी कि 2। जब इसका जब करिएगा एलसीएम ले लीजिएगा तो इसका जो हो जाएगा उसका मान आ जाएगा 3। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या आ जाएगा, ए राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए में कहा गया कि 2 रेजिस्टेंस को समानांतर क्रम में और एक उनके श्रृंखला को संयोजन में जोड़ना है, तभी हमको 3 रेजिस्टेंस मिल जाएगा। यानी कि इसमें 3 ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। आप खुद से भी बना के देखिएगा, इसका सॉल्यूशन भी बता दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा में हो, जब वेग समय ग्राफ जो होता है यानी कि इस तरह है, इसका वेग और समय ग्राफ जो होता है वह एक सीधी रेखा में हो। क्या है, एक सीधी रेखा में हो, इस तरह एक सीधी रेखा में। तो समय अक्ष के समानांतर, यानी कि जितना समय बढ़ रहा है उतना वेग भी बढ़ रहा है, लेकिन उसमें वेग में कोई परिवर्तन हो नहीं रहा। जब वेग में जो परिवर्तन होगा नहीं तो उसमें त्वरण उसमें बदलेगा नहीं, क्योंकि त्वरण का परिभाषा ही होता है कि वेग में परिवर्तन को दर को त्वरण कहते हैं। यानी कि इसमें वेग बदलता ही नहीं है, यानी कि वह त्वरण का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। पूछेगा कि त्वरण का एसआई मात्रा क्या था, त्वरण का जो एसआई मात्रा जो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, यह भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब पीले फास्फोरस को सोडियम हाइड्रोक्साइड के गर्म और घने घोल के साथ क्रिया कराई जाती है तो कौन सी जहरीली गैस मिलती है। जब पीले फास्फोरस जो होता है, फास्फोरस जब इसकी अभिक्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब करवाएंगे तो इसका जो करने पर ये PH3 का निर्माण करता है। तो ये क्या है, एक रिएक्शन है। तो कुछ रिएक्शन को डायरेक्ट याद ही कर लेना है तो बेहतर रहेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, PH3 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह पीड़ित है। यानी कि कोई मनुष्य भोजन कर रहा है तो उसको यह पता ही नहीं चलता कि कब हमको भोजन नहीं करना है, कब करना है, ये उसका बात ही मतलब भूल जाता है। तो वह जो रोग जो होता है, वह जो व्यक्ति जो होता है वह बुलिमिया रोग से वह प्रभावित हो जाता है, इसीलिए उसको पता ही नहीं चलता है कि कब भोजन करने के लिए उसको रोक देना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। मधुमेह जो होता है जिसको बोलते हैं डायबिटीज बोलते हैं, यह इसमें जो इंसुलिन जो होता है वह प्रभावित हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ताप दीप्त तंतु बल्ब के
संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला बोला है कि तंतु जो होता है वह टंगस्टन एवं नाइक्रोम का बना हो सकता है। तो ये बिल्कुल ही सही होता है, क्योंकि बल्ब में जो होता है फिलामेंट जो होता है वह नाइक्रोम का क्या होता है, इस तरह बना होता है, बल्ब में लगा हुआ था, आप लोग खुद देखे होंगे। दूसरा नंबर ऑप्शन है कि तंतु को आवृत करने वाले कांच के आवरण में नाइट्रोजन या आर्गन जैसी गैस भरी होती है। यह भी बिल्कुल सही है, यह भी सही है, ए नंबर भी सही है और बी भी सही है, क्योंकि जो बल्ब जो होता है उसमें कौन सा तो नाइट्रोजन या फिर आर्गन गैस भरा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रयुक्त तंतु पतला होने के कारण इसकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। ये बिल्कुल ही गलत है। अगला है कि इसमें से अधिक धारा प्रवाह संभव होने के लिए तंतु की प्रतिरोधकता कम होती है। तो ये भी बिल्कुल गलत है। अगला है कि तंतु हेतु प्रयुक्त पदार्थ का गलनांक जो था वह उच्च होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए, बी और ई तीनों क्या है, सही है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए, बी, ई, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक पेड़ की शाखा पर बैठा बंदर अचानक नीचे जमीन पर गिर पड़ता है। तो यह किस नियम का उदाहरण है। तो यह जो है एक ऊर्जा संरक्षण का नियम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या आता है, ऊर्जा का ना तो नष्ट होता है और ना ही उत्पन्न किया जैसा, ऊर्जा का सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। अगला क्वेश्चन है कि जैव विकास यानी कि ओव्यूलेशन को सर्वप्रथम किसने समझाया था। तो जैव विकास का सिद्धांत सबसे पहले जो था वह लेमार्क के द्वारा दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। पूछेगा कि जैव विकास सिद्धांत सबसे पहले किसने समझाया था, ये लेमार्क के द्वारा समझाया गया था। न्यूटन जो होता है जब बल का एसआई मात्रक होता है। आइंस्टीन जो होता है, आइंस्टीन का जो समीकरण एक याद रखेगा, E बराबर mc² होता है। और चार्ल्स डार्विन जो विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था, ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है यह न्यूमेरिकल का है कि आयरलैंड की लेविथान दूरबीन में 3 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण है। तो यहाँ पे एफ का मान जो होता है -3 लिख लेना है मीटर में, का उपयोग किया जाता है यदि इसे 4.0 मीटर की दूरी पर, यानी कि इसमें जो भी का जो मान दिया हुआ है वह 4.0 मीटर दिया हुआ है। किसी वस्तु को 80 सेंटीमीटर ऊंचा, यानी कि एच का मान भी दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। और प्रतिबिंब बनाता है, तो बोल रहा है कि आवर्धन ज्ञात कीजिए, तो और उसकी ऊंचाई भी ज्ञात करें और वस्तु का दूरी भी ज्ञात करें, यानी कि इसमें 3 चीज़ पूछ रहा है। तो पहले इसमें क्या कीजिएगा, 1 बराबर फॉर्मूला आता है 1/v + 1/u, यहाँ से u का मान निकाल लेना है। फिर अगला क्या करना है कि m बराबर एक फॉर्मूला आता है -v/u, फिर इस पर निकाल के m का मान निकल जाएगा। फिर इतना ही बराबर एक फॉर्मूला आता है -v/u बराबर होता है h'/h, यहाँ पर वस्तु की ऊंचाई निकल जाएगा। ये तीनों फार्मूला आप खुद से बैठा कर निकाल सकते हैं, ये कोई बड़ा सोल्यूशन नहीं है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में सभी तत्वों के परमाणु की संख्या समान होती है। तो यह बिल्कुल ही सही है। जो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है उसका अभिकारक और उत्पाद दोनों के तरफ का जो तत्व की जो संख्या जो होता है वह समान होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये सही है। दूसरा नंबर बोला गया है कि एक असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में एक या अधिक अवयव वाले परमाणुओं की संख्या असमान होती है। तो यह भी सही है, क्योंकि संतुलित जब जो समीकरण जो रहेगा वो संतुलित रहेगा, यानी कि संतुलित वह नहीं रहेगा। तो अभिकारक और उत्पाद के दोनों बल का तत्व की संख्या समान नहीं रहेगा। जैसे हाइड्रोजन का अभिक्रिया, जिसे यहाँ पर लिखते हैं हाइड्रोजन, तो ऑप्शन में इसका ए राइट हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। एक एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे हाइड्रोजन का अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से जब हम कराते हैं तो बनेगा H2O बनेगा। तो ये क्या है, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। ये क्या एक वो संतुलित रासायनिक समीकरण। लेकिन जब हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, फिर यहाँ पे ये 2 देना है, 2 लगा देंगे और यहाँ पर हमको देना पड़ेगा नहीं, यहाँ पे 2 नहीं लगाना है। यहाँ पे तो हाइड्रोजन 2 है, ही है, यहाँ पे सिर्फ H2 है, तो यहाँ हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गया। यहाँ पर डायरेक्ट लगा दीजिए 2 और यहाँ पे लगा दीजिए डायरेक्ट 4, फिर यहाँ पे 4। यहाँ पे देखिएगा दोनों के तत्व की संख्या क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं।
कि स्केलेट लाइम बनाने के लिए पानी के साथ प्रबलता से प्रतिक्रिया करता है। तो स्केलेट लाइम जो बनाते हैं उसमें जो पानी के साथ जो तेजी से जो अभिक्रिया जो करता है वह कैल्शियम ऑक्साइड होता है, यानी कि CaO होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। इसे अनबुझा चूना भी कहा जाता है। और बुझा हुआ चूना किसे कहा जाता है? तो ये कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है। पूछेगा कि खड़िया का सूत्र क्या होता है, यानी कि चौक का सूत्र क्या होता है? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार के इंजन में एंटी नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन प्रयोग में लाया जाता है? तो कार वाला जो इंजन होता है उसमें जब ज़्यादा जो आवाज़ होता है तो उसमें क्या मिलाते हैं? लेड टेट्रा इथाइल मिलाते हैं, लेड टेट्रा एथिल मिलाते हैं, जिससे उसका क्या होता है ना कि उसका जो गाड़ी जो होता है, देखते होंगे कार वगैरह जो चलता है, उसका जो आवाज़ होता है बहुत ही कम होता है, वो ज़्यादा आवाज़ नहीं करता है। लेकिन ये ट्रैक्टर हो गया, वो सब जो गाड़ी जब चलता है तो कितना आवाज़ करता है। इसको रोकने के लिए उसमें जो है लेड टेट्रा एथिल मिलाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दी गई अभिक्रिया के लिए सही संतुलित रासायनिक समीकरण का चयन करें। पहला नंबर है जिंक जिंक जो होता है यानी कि Zn को जब सिल्वर नाइट्रेट से जब अभिक्रिया कर आते हैं यानी कि 2GnO3, तो जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बनता है। तो यहाँ पर हो जाएगा, तो बनेगा ZnO3 का होल 2 प्लस हो जाएगा 2G हो जाएगा। तो ये समीकरण किस में लिखा हुआ है? तो ये देख लेते हैं। ये समीकरण जो ऑप्शन नंबर इसका सी में ही लिखा हुआ है, यानी कि जब जस्ता की अभिक्रिया जो जिंक अभिक्रिया जब सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं तो जिंक नाइट्रेट यानी कि ZnO3 का होल 2 और प्लस में 2Ag बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 ओम प्रतिरोध वाले चालक में 2 एम्पीयर की अपरिवर्तित धारा का प्रवाह होने पर चालक पर विभवांतर निम्नलिखित में से कितना होगा? यह ओम का जो फॉर्मूला जो होता है I बराबर V/R, उसी पर ये न्यूमेरिकल दिया गया है। यहाँ पर पूछ क्या रहा है? तो विभवांतर पूछ रहा था, यानी कि V बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? IR हो जाएगा। I का मान कितना दिया हुआ है? तो 2 एम्पियर दिया हुआ है, और प्रतिरोध का मान दिया हुआ है वह 100 ओम दिया हुआ है। तो दोनों को गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 200। इसका ऑप्शन नंबर दे सकते हैं, बी हो जाएगा 200 वोल्ट हो जाएगा। इसका हो जाएगा 200 वोल्ट, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब लेड नाइट्रेट का एक अणु गर्म किया जाता है तब किसका निर्माण होता है? जिसे लेड नाइट्रेट होगा यानी कि PbNO3 को जब गर्म करते हैं तो या NO2 के 2 अणु का निर्माण करता है, यानी कि 2 मोल उत्पन्न करता है, जिसमें जगह NO2 गैस के 2 मोल उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। समीकरण कुछ समीकरण जो है याद रखिएगा तो बहुत ही एग्जाम में हेल्पफुल मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अवक्षेपण यानी कि प्रिसिपिटेशन अभिक्रिया क्या उत्पादित करती है? जो अवक्षेपण जो अभिक्रिया जो होता है, जब अवक्षेपण जब अभिक्रिया जो कराया जाता है, जो पदार्थ वो घुलनशील होता है वो क्या कहता है? ऊपर आ जाता है, जिसको फिर छान के फिर अलग कर लेते हैं। यानी कि अवक्षेपण अभिक्रिया जो होता है उसमें वो घुलनशील लवण, जो लवण नहीं घुलता है, वो उत्पन्न होता है, उत्पादित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। आज के इस वीडियो के माध्यम से 20 क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। जो अभी लेटेस्ट सेट जो चल रहा है SK झा का, उसी का ये साइंस का क्वेश्चन का डिस्कशन करा रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी चैनल के माध्यम से बिहार SSC के सेट का भी प्रैक्टिस कराया जा रहा है, तो आप उसका भी वीडियो देख सकते हैं जो लोग बिहार SSC का स्टूडेंट है। बाकी बात जो रेलवे का जो स्टूडेंट है तो उसके लिए साइंस बेहतरीन रूप से चल ही रहा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।